हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की 8वां चैप्टर है। लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर लास्ट है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। इसमें 1870 से लेकर 1947 के दशक तक देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा और नोट बना लीजिएगा सारे पॉइंट को। इससे पहले हम कवर क्या कर लिए थे इस 8वां क्लास में। ये सब कवर कर लिए थे। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों के अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, सामाजिक और धार्मिक सुधार, और उसके बाद 1857 के विद्रोह, उसके बाद की स्थिति कवर कर लिए थे। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 से लेकर 1947 तक की जर्नी देखेंगे पूरा। ये चित्र देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गोलों छोड़ती पुलिस का है। पहले देखेंगे राष्ट्रवाद की उदय कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हो, क्यों हुआ। इससे पहले देखेंगे कि देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे रूप से सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत, यहाँ रहने वाले लोग, किसी भी वर्ग और जाति के, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर था। यह देश सारे संसाधन और इसकी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ साथ एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों को व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए। जब तक कि यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीय का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगा। 1870 से 1880 के दशक में बड़े राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से बहुत सारे संगठनों के बागडोर, वकील और आदि अंग्रेज शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। उसी क्रम में पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि प्रमुख संगठन एस्टैब्लिश हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा का मतलब होता है, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोग। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन ऐसा भी था जो खास हिस्से में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य भारत के सभी लोगों के लिए बता रहे थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके और समुदाय वर्ग के लक्ष्य नहीं है। वे सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो या संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रीयवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले में बड़े फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए था। 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हो गया, जिसमें कहा गया था कि भारत के कोई भी नागरिक, इंडिया के कोई भी नागरिक अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सकता था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ।
इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्ति पर भी मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात की काफ़ी विरोध किया था, और इस घटना से भारतीयों में अंग्रेज की असली रवैये का पता चला था। पढ़े लिखे भारतीय अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह के और गहरा कर दिया था। 1885 में जब देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में एक सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, स्थापना करने का फैसला लिया था। संगठन के प्रारंभिक में दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहादुर तैयब, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसाय और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादी की मार्गदर्शन किया था। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड थे, ये सिविल सर्वेंट थे उस समय के, ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय को निकट लाने की अहम भूमिका अदा की थी। यह प्रचारक इसको ऐसे व्यक्ति को कहा जो प्रचारक थे, जो सूचना के प्रसार और रिपोर्ट में, बैठकों में, भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करते हो। ये दादाभाई नौरोजी को देख सकते हैं। दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश के शासन के आर्थिक परिणामों में बहुत तीखी आलोचना किया था। इसी ने ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी लाए थे। कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास कर रहे थे। किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रहे थे? जब जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक के अखबार ने लिखा था, बॉम्बे में आयोजित प्रथम कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकाल्पनिक रूप से लाभदायक परिणाम को जन्म देगी। बहादुर तैयब 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। उभरता हुआ राष्ट्रवाद कैसे देखेंगे? 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीय को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीय को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों में ज़्यादा अधिकार दिए जाए, जिन प्रांतों में परिषद नहीं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। उस समय क्या था कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। इस काम के लिए उसने मांग की और सिविल सेवा के लिए आवाज़ उठाई कि लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित किया जाए सिविल सेवा की परीक्षा। शासन व्यवस्था की भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गैर अफसरों का भी कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पोस्ट नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति की बोलने और स्वतंत्रता की आज़ादी दी जाए, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाए। शुरुआती साल में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। इसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से
ही गरीबी और अकाल पर रहे। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार जमींदार विपन्न हो गए थे। अनाजों में भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशी में भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे बर्ताव तथा भारत के कामों को दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबत के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इसमें से पता चल रहा था कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशेवर समूह और जमींदारों के उद्योगपति के हक में नहीं बोल रहे। मध्यवर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के न्यायपूर्ण के चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश के आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के सभी विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यवर्गीयों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वह भारतीय न्याय संगत मांगों की स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा अंग्रेज का मानना था कि सरकार भारतीयों की भावना का अवगत कराया जाना चाहिए था। स्वतंत्रता हमारा जनसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक की है। 1890 में के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, राष्ट्रीय और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरमपंथी की आलोचना की और आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जनसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। 1905 ईस्वी में जब वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उस वक्त बंगाल ब्रिटिश के सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग उस समय बंगाल के हिस्से में थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा के ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे क्या सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की वजह उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाल के राजनेता को प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, बंगाल की जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गया था। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी घरों में इसका विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं के आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल के सबसे ताकतवर परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी आगोश सुनाई दिया। ये देख सकते स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक है, इसने केसरी नाम के पत्र रखे थे, मेज पर रखा, जो संपादन किए थे केसरी नाम से पत्रिका। जब जनसैलाब बहुत आ गए थे स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ, तो आंध्रा के डेल्टा इलाके में भी इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को विरोध किया और स्वयं सहायता
संविधानों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज अमूल परिवर्तन ने जनता के लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ एक दशक में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 ईस्वी में यह मांग मान ली गई थी। पार्षदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था उसे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनने के लालच पैदा हो। 1907 ईस्वी में कांग्रेस टूट गई। मध्यवर्गीय, जहाँ पर सूरत स्प्लिट होता, मध्यवर्गीय घड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों की मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग का आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संघर्ष टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यवर्गीय का दबदबा बन गया था, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से ही काम करने लगे थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठन ने देश के प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने के लिए फैसला लिया। उस समय देखते जन राष्ट्रवाद की उदय कैसे हुआ। 1909 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन के तब्दील होने लगा था। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए थे। कई बार औद्योगिक मजदूर ने भी आंदोलन में योगदान दिया था। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायी समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। जो डिफेंस बजट में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्च को निकालने के लिए भारत सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया गया था। सैनिक व्यय के इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ें भारी उछाल हुआ था। आम लोग की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे कि अध्याय 6 में हम पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु, जूट के बड़े बोरे, कपड़े, पटरिया की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात की कीमत में कमी ला दी। इस तरह से युद्ध के दौरान भारतीय उद्यमों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह की विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध में अंग्रेज को अपना सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध के खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा और बहुत सारे सिपाही एक दूसरे देश में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवाद शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन के विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूसी क्रांति हुई। इसका घटना के चलते किसान मजदूरों संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी का विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। इससे भारतीय राष्ट्रीयवाद। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी के आगमन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी को जब 46 साल की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वहाँ पर नस्ल भेद की पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे।
दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, भारतीय, उत्तर भारतीय, उच्च वर्ग के व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीय मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतें, हालत को समझने लगे और उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा, अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। ये देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन के समय नटल कांग्रेस के संस्थापक जो डरबन में 1895 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। 1895 अन्य भारतीय के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध करने के लिए नटल कांग्रेस की गठन किया था। इस चित्र में देख सकते हैं आप, नटल कांग्रेस की स्थापना किया था। जब गांधी जी चंपारण, खेरा, अहमदाबाद आंदोलन के साथ सामने आए थे तो आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों के लिए हड़ताल सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और 1921 से 20 के आंदोलन के कुछ गहराई में देखते हैं। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट सत्याग्रह, उसी टाइम महात्मा गांधी जी ने किए थे। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों और अंकुशें लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं के मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और 6 अप्रैल से 19 अप्रैल को हिंसक विरोध दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को हिंसक विरोध के रूप में अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़ताल की जाएगी। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा की गठन किया गया। ये देख सकते हैं वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, जो जलियांवाला बाग की ये परिसर है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकल गए। हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी यह भी चाहते थे कि उनकी राय में भारतीय यहाँ रहने वाले सभी लोग यानी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोग का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा था कि हिंदू मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे के समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोस्तों ये सभी हम बता चुके हैं। गांधी जी के जब आगमन हुआ था तो पूरा ट्रिक बाई बताए थे, पूरा डिटेल बताए थे, ईस्वी बाई ईस्वी बताए थे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यहाँ से देखिएगा कि थोड़ा सा डिटेल जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जब खिलाफत का मुद्दा इस तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज ने तुर्कों की सुल्तान, जिसको खलीफा कहते हैं, बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति
स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए था। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान पर समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों जो जलियांवाला कांड था और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए, स्वराज की मांग करें। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिल गई। हजारों विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C गोपालचारी, असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट हुई है, परंतु यह तो आने वाली तूफान का सिर्फ एक झलक था। देश में ज़्यादातर हिस्सों में भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा हो गए थे। लोगों की पहलकदमी क्या है? कई जगहों पर लोगों ब्रिटिश शासन के अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर भिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी के आह्वान पर अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते हो। सभी जगह के लोग अपने आंदोलन के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे खेरा, गुजरात में पट्टीदार किसानों अंग्रेज द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकान को घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर अनेक अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। यहाँ पर एक देखते पीरा का चिरंतन सिद्धांत क्या है, स्रोत है ये। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किस संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का क्या कहना था? प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीरा के अत्यंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक असहाय अहिंसा है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ पूरा करने वाले के साथ भी नहीं। लोगों घेराबंदी क्या है? लोग किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाले विरोध प्रदर्शन, इसको घेराबंदी होता है। जब ब्रिटिश शासनों ने अधिकारों को सीमित कर दिया था तो उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों स्वराज का ऐलान कर दिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंध, जो मौजूदा पाकिस्तान में, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन में ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की नई तकनीकी प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुआ है। इसके बाद असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी और उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी।
इनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और इस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्णा की जगह गांधी राज का यशगान किया करते थे। जनता के महात्मा के बारे में देखते हैं। ये चित्र देख सकते हैं, महात्मा गांधी जनता से उपजी की एक छवि है जो लोग इसको महान बनाए थे। कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह के मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो अपने मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकरावों के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियां के लिए गांधी जी का श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखली को रोकवाने के लिए में सफलता पाली। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं था। आगे देखते हैं, एक चौथा स्रोत है, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। कौन था वह? इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन में सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट देखते हैं। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंभा होता था। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है, क्या है। फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है, उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु और एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता कि प्रतापगढ़ के लोग मानते कि उन्हें बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार के विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों के विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। 1922 से लेकर 1929 के बीच की घटना देखते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। किसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस वालों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अन्य नेताओं ने दलील दी कि पार्टी में को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए था। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों के बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैसला फैलाने का में काफ़ी मदद मिला। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अभी की RSS है, की स्थापना 20 दशक के मध्य में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उन विचारों के बारे में पता लगाएंगे और उसी के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह सक्रिय थे और इस दशक के आखिरी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये देख सकते साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन जारी है। साइमन को बाई का नारा लेकर चले थे। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग में भारत के राजनीतिक भविष्य की फैसला करना था।
और इस आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने आयोग के बहिष्कार का फैसला किया और कमीशन की सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के साथ साथ स्वागत किया और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। भगत सिंह को देखते हैं। ये भगत सिंह हैं। बहरों के कान को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह ने बम फोड़े थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेशिक शासक तथा अमीर वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस के अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह ने अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त, जो बटुकेश्वर दत्त से, उसके साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी जन आंदोलन नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण को अवगत कराना था। भगत सिंह, बटुकेश्वर, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दिया गया, उसको कोई जेल कालापानी की सज़ा दे दिया था। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। दांडी मार्च के बारे में देखते हैं। दांडी मार्च, जो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाली नहीं था, इसलिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया था कि नमक तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक का उत्पादन और बिक्री पर सरकार एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोग एक खास शिकायत से भी जोड़ दिया। इस तरह के अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होना चाहिए था। गांधी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्हें पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह से निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया था। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता की प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1929 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन में युद्ध के प्रयासों की मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। थोड़ा सा ये देखते स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं, जो कर्नाटक के अंबाबाई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अलग अलग पृष्ठभूमि, बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। युवा, वृद्ध
अकेली, अविवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिला आंदोलन में शामिल हुए थे। स्वतंत्रता संघर्ष में महिला का आंदोलन और स्वयं उसके लिए यह भी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिला को सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। उन्हें विभिन्न व्यवसायों के शासन की जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था कि इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं शब्दों से में देखी जा सकती थी। कर्नाटक के अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया, तो 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडापी में विदेशी कपड़ों और शराबी दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई और यहाँ होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और जब वह जेल से बाहर होती है तो सभाओं में भाषण देती है, बुनाई कताई सिखाती है, प्रभात फेरियों का आयोजन करती है। अंबाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती है, क्योंकि ऐसे क्षण उन्हें एक न्याय, मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सरोजिनी किसने गांधी जी को प्रेरित किया कि महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने दें, तो सरोजिनी नायडू को। इसके बाद देखते हैं कि जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास हुआ, 1937 में इलेक्शन हुआ, 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2 साल के बाद कांग्रेस की सरकार ये होगी। 2 साल के बाद जब 28 महीना टोटल 28 महीना तक राज किए थे, उसके बाद इस्तीफा दे दिया सारे मंत्रीगण ने। उसके बाद से क्या हुआ था थोड़ा सा देखते हैं। ये देख सकते हैं महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 में, जब ये फोटो है 1920 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं के में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी जो 1925 में बनी थी। और 1924 में गांधी जी पहली बार और आखिरी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यह भारत छोड़ो आंदोलन का तस्वीर है। अगस्त 1942 के प्रदर्शनकारियों हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे, हजारों से ज़्यादा मारे गए थे, असंख्य लोग घायल हुए थे। थोड़ा सा देखते, वीर लखन नायक की फांसी दे दी गई। क्या कौन है वीर लखन नायक और क्यों फांसी दी गई? 30 दशक में नंबरपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बीजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोगों को नवरंगपुर स्थित पपारंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा लोग कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया था। कई लोगों को गोली मार दी गई, फांसी लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले विख्यात जनजाति नेता थे। उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। बीजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बीजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष के शामिल होने वाले 20,000 लोगों की लामबंद किया था और उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया था। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक झलक। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया था।
उन्हें अंग्रेज़ों की चेतना दी थी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता से आह्वान किया था कि करो या मरो के सिद्धांत पर चले और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। देश के संचार और राजसत्ता के प्रतीक पर हमले हुए थे। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाके में हवाई जहाज़ से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए थे, परंतु आखिरकार इन विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता का विभाजन की ओर देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का विभाजन पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक में आखिरी सालों में मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 से 30 दशक में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुई तनाव का भी हाथ रहा था। 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण थे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचनात्मक में उन्हें हमेशा गैर भूमिका निभानी पड़ी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों के प्रतिनिधि ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफल ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद मिली थी। 40 के दशक में शुरुआती सालों में ही जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किया था। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग की बातचीत शुरू कर दी थी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोर सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रहे। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने का और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा था। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वयं सत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश को विभाजन असंभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे थे और कई दिनों तक चल रहे थे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। 1947 के उत्तर भारत में के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। कई लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा अकथनीय
अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। करोड़ों लोग को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। अपने मूल स्थानों को बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बन रहे थे। विभाजन का एक नतीजा यह भी हुआ था कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई थी। उनके शहरों का माहौल बदल गया था और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इस तरह के ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन, पीड़ा और हिंसा के साथ साथ हमारे सामने आया था। थोड़ा सा देखते हैं, ये चित्र में देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पासोनी नेता थे। इस क्षेत्र में सहयोगी के साथ बिहार की एक शांति यात्रा के हिस्सा में लेने आए थे 1947 में। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था और वह खुदाई खिदमतगार गठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय, शक्तिशाली और अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले का मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों को भत्सान भी की थी। ये चित्र देख सकते जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे थे, जो 1946 के चित्र है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं हो। ये थे खुदाई खिदमतगार जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। थोड़ा सा इन हस्तियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर बोस और आईएनएस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये सुभाष चंद्र की बोस की तस्वीर है। सामाजिक विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस हिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में वह बिना किसी को बताए कोलकाता छोड़ दिया था और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। भारत को अंग्रेज के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, जो इंडियन नेशनल आर्मी INA की गठन किया था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं रहा। INA के सदस्य को कैद कर लिया गया था, उन्हें मुकदमे चलाए गए और देश की पर भर के तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्ष में हिस्सा लिया था। ये चित्र देख सकते मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस के कार्यकारी समिति का अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 में। ये गांधी जी और जिन्ना के पहले गांधी जी के साथ बातचीत करते चक्रवर्ती गोपाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना देख सकते हैं। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना लखनऊ समझौते करवाने की एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना में सबसे प्रमुख प्रवक्तावादी की कतार में जा पहुँचे थे। पटेल नादिया यार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार थे। 1918 में स्वतंत्र आंदोलन में अगली कतार में रहने वाले 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये देख सकते, ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 8 और NCERT के क्लास 8 की हिस्ट्री का वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद जल्द ही हम क्लास 9 की हिस्ट्री को लेकर आएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहे।